हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। मेरा नाम है अंकिता लाल और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। अगर हम नए ट्रेंड को देखें तो अब इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं बीपीएससी में, और जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिलेटिवली ईजियर होते हैं टू सॉल्व, और ये आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलाने में काफी हेल्प करेगा। तो मेरी यहाँ पे क्या पहल होगी कि मैं आपके लिए इस करंट अफेयर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं और एट द सेम टाइम इम्पैक्टफुल बनाऊं। चीजों को मैं एकदम इंटरेस्टिंग रखूंगी, कोरिलेट करूंगी, ताकि आपका स्टैटिक और करंट साथ साथ चलता रहे। तो ये मेरी तरफ से कुछ पहल होगी। और एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है ना वो थोड़ा सा कम वॉल्यूम होगा बाकी सेक्शन से। तो हमारी क्या पहल होगी, आपकी स्पेसिफिकली क्या पहल होगी कि आप लोग क्या करोगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसी टाइम उसको रिवाइज करते हुए, साथ साथ चीजों को देखते हुए वहीं पे उसको कंसोलिडेट करके खत्म कर लो। एग्जाम के टाइम आपके दिमाग में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का था, ये बन जाएगा। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपके लिए ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन हो। तो ये हो गई बात इंट्रोडक्शन की। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला जो टॉपिक है वो है मीथेन सैट। देखो पढ़ना कैसे होता है एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एंड एट द सेम टाइम कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करना होता है, कुछ चीजों पे कम। तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो मीथेन सैट को अगर आप तोड़ो तो मीथेन एंड सैट, सैट यानी कि सैटेलाइट। मीथेन सैटेल एक सैटेलाइट है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है। ये काम क्या करेगा, तो ये ट्रैक करेगा और मेजर करेगा मीथेन रिलेटेड एमिशंस को। ठीक है। दूसरी चीज जो है, ये लॉन्च कहां से हुआ है, तो इसको स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है। और कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ है। कितने डेट को लॉन्च हुआ है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट था। दूसरी चीज, जो मीथेन सैट के पीछे एंटिटी है ना वो कौन सी है जिसने ये करवाया है, तो वो इन्वायरमेंट डिफेंस फंड है, जो कि क्या है, यूएस की नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंट ग्रुप है, यानी एनजीओ जैसा हो गया है ना। तो आपको ये याद रखना कि इसमें कोई नासा वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है जिसका नाम क्या है, ईडीएफ। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, इस सैटेलाइट को बनाने के लिए ईडीएफ ने कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ ना पार्टनरशिप करी है। तो उसमें पहला एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हो गया आपका हार्वर्ड। ठीक है, हार्वर्ड हम सबने सुना है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। पर सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान देना है, न्यूजीलैंड की स्पेस एजेंसी भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी। तो ये चीज ध्यान रखो। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि ये जो सैटेलाइट है ना वो अर्थ का ऑर्बिट करेगा कब, तो 15 टाइम्स अ डे, एक दिन में 15 टाइम अप्रोक्सीमेटली ये ऑर्बिट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। 15 टाइम्स करेगा। अब देखो रोल क्या है मीथेन सैट का। पहली चीज तो आप ये याद रखो, जो हमारा मीथेन का जो एमिशन होता है ना, मीथेन के बारे में चलो मैं थोड़ा पहले बता देती हूँ, तब हम लोग रोल अच्छे से समझ पाएंगे। मीथेन क्या है, तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये हम सब जानते हैं। ये एक इनविजिबल गैस है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH4 होता है। ओके, इसकी केमिस्ट्री देख ली। मीथेन जो है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अगर सेकेंड लार्जेस्ट है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग वी ऑल नो कि होता क्या है, हम लोग फील कर पा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। नवंबर का टाइम है और अभी भी हमें स्वेटर नहीं चढ़ी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें देखने के लिए ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, और 30% ग्लोबल हीटिंग जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग में हम हीट ही फील करते हैं ना, वो आपका किसके वजह से आता है, मीथेन के वजह से। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसके हिसाब से पिछले 20 साल के पीरियड में ना मीथेन 80 टाइम ज्यादा पोटेंट है एट वार्मिंग देन कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करो ना मीथेन को, तो 80 टाइम ज्यादा गर्म करने की कैपेसिटी रखता है कौन, मीथेन। तो ये चीज तो पहली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी चीज जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना, मीथेन भले ही 80 टाइम ज्यादा पोटेंट है CO2 से, लेकिन ये ना एक SLP है। SLP का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट। इसकी ना लाइफ थोड़ी सी कम है। अगर आप इसको CO2 से कंपेयर करके देखो ना, तो इसकी एटमॉस्फेरिक लाइफ जो है ना वो 7 से 12 साल के अराउंड है। 7 to 12 ईयर इसकी लाइफ टाइम है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, मीथेन की बात कर रही हूँ। बट वही आप CO2 के साथ कंपेयर करो तो CO2 तो कुछ सालों साल, हंड्रेड्स ऑफ ईयर चलता है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर जो है वो लाइफ स्पैन होती है किसकी, CO2 की। तो ये आप याद रखोगे क्या है, मीथेन शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है। ये टर्म मान लो कल को एग्जाम में आ गया मीथेन से रिलेटेड, तो हमारा छूटेगा नहीं। तो अब आपके लिए मीथेन सैट समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024। इस तरह का कोई भी रिपोर्ट वगैरह होता है ना, जो आउटलुक ये सब रिपोर्ट, तो हमें क्या इस टाइम पढ़ना होता है कि कौन सी पहले तो ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज कर रही है। तो किसने रिलीज किया है, तो UNEP और IRP।
यूएनईपी के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। यूएनईपी का देखो बार बार नाम आ रहा है, यहाँ भी यूएनईपी देखा। यूएनईपी आपके नाम से ही पता चल रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये क्या हुआ था ना, इसकी हिस्ट्री अगर मैं बताऊं आपको फटाफट बताती हूँ, एकदम ध्यान से सुनो। कुछ चीजें मैं बोलूंगी, आपको सुनना है ताकि आपको वो चीज कोरिलेट होता रहे। यूएनईपी की स्टोरी ऐसी है ना कि क्या हुआ था कि 1970s के टाइम में गवर्नमेंट इंटरनेशनली लोगों को क्या रियलाइज हुआ था कि कोई ऐसी बॉडी चाहिए ना जो इन्वायरमेंट वगैरह के इश्यूज को देख सके। तो क्या होता है, 1972 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक बॉडी निकल के आती है, मैनेजमेंट बॉडी होती है बेसिकली, वो निकल के आती है जिसको लोग बोलते हैं यूएनईपी। यूएनईपी यही सारी चीजें देखती है। क्या देखती है, तो ये इन्वायरमेंटल, ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा सेट करता है, पॉलिसीज वगैरह प्रमोट करता है जो सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक, यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी जानना जरूरी है, तो ये है नायरोबी में। ठीक है, नायरोबी, नायरोबी में है ये आपका। नायरोबी कहाँ पे है, तो ये केनिया में है। और ये सब कहाँ हो गया, अफ्रीका में हो गया। तो कुछ चीजें यहाँ पे भी आपकी कोरिलेट हो गई साथ साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसने एक रिपोर्ट्स शेयर की है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024। आउटलुक का मतलब क्या हुआ, देखना रिसोर्सेज का। बेंड द ट्रेंड, पाथवे टू अ लिवेबल प्लैनेट एज रिसोर्स यूज स्पाइक्स। तो ये क्या होता है ना, ये इस तरह का जो होता है ना, थीम होती है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक का थीम क्या था इस बार, तो बेंड द ट्रेंड, ट्रेंड को घुमाना। अब देखो ये कब लॉन्च हुआ है, तो 6th सेशन पे लॉन्च हुआ है। किसके, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली के। और ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक जो है कुछ कुछ चीजों के ऊपर बताता है कि हमारे लिए रिसोर्स कैसे एसेंशियल है, और इसी के हिसाब से हमें वो एजेंडा 2030 के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताता है। और साथ ही साथ टैकल करने की बात करता है ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। अब यहाँ से आपके लिए जो टर्म है ना, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, इसकी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो हमारे प्लैनेट में नाम से ही पता चल रहा होगा, 3 चीजें हैं जो क्राइसिस क्रिएट की हुई हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट की हुई सिंपल भाषा में। वो कौन सी चीज है, पहली तो क्लाइमेट चेंज जो हम सब फील कर पा रहे हैं। दूसरी बायोडाइवर्सिटी लॉस, इतना बायोडाइवर्सिटी है सबका लॉस हो रहा है, कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एंड देन पोल्यूशन एंड वेस्ट। तो ये 3 चीजों को बोलते हैं ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। एकदम याद होना चाहिए ये, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन एंड वेस्ट। ठीक है, अब देखो इस रिपोर्ट में कुछ कुछ चीजें बोली गई। पहली चीज तो आप ये याद रखो कि ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है यूएनईपी की। ठीक है, एक फ्लैगशिप रिपोर्ट का मतलब होता है हाई प्रोफाइल रिपोर्ट। ठीक है, जो कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी कुछ स्पेसिफिक पर्पस से निकालती है, उसको फ्लैगशिप रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये यूएनईपी की फ्लैगशिप रिपोर्ट है। इसके पहले एडिशन भी 2019 के टाइम में लॉन्च हो चुका था। इस 2024 का थीम बोलता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, बेंड द ट्रेंड, और ये आप पढ़ लेना। दूसरी चीज क्या है, ये जो रिपोर्ट है वो क्या देखता है, वो देखता है स्टेट, हमारे रिसोर्सेज का इम्पैक्ट देखता है ग्लोबल लेवल पे। रिसोर्स में क्या क्या आ गया, फॉसिल फ्यूल रिसोर्स है कि नहीं, हमारी जमीन रिसोर्स है कि नहीं, बायोमास रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स है, वाटर है, मेटल है। तो ये टुगेदर एक डेटा लेकर के आया है जो कि 180 कंट्रीज का असेसमेंट करके लेकर के आया है। ठीक है, 180 कंट्री बहुत ज्यादा नंबर होती है। तो इसने वही क्राइसिस के बारे में बताया है, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस के बारे में। और उसके बाद इसकी कुछ की फाइंडिंग्स को अच्छे से देखते हैं। तो पहला की फाइंडिंग ये देखा कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन ट्रेंड देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, जो अपर इनकम कंट्रीज है ना, जैसे कौन हो गए, यूएस वगैरह हो गई, उनके रिसोर्स के यूज में बड़ा सर्ज देखा गया है। हम लोग जो है ना वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है, तो हम लोगों को क्या है ना, हम लोग रिसोर्स उतना यूज नहीं करते जितना ये लोग यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये बोली गई है कि पिछले 50 साल के अंदर ना जो ग्लोबल रिसोर्स का कंजम्पशन है वो एस्केलेट हो गया 3 गुना। सोचो, रिसोर्स जितने हैं नहीं उसको 3 गुना हम लोग यूज करें तो क्या हमारे फ्यूचर के लिए बचेगा। इसी को ना सस्टेनेबल यूजेस बोलते हैं। कोई भी चीज में सस्टेनेबल का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्स को यूज करना कि अभी हम तो यूज कर ही लें, हमारा फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर ले। तो ये रिसोर्स को इस तरह से यूज करेंगे तो कहाँ से यूज कर पाएगी हमारी फ्यूचर। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग का इम्पैक्ट क्या बताया है रिसोर्स आउटलुक ने। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ने का क्या बताया गया कि 55% जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है ना, वो सारे एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल रिसोर्स से निकल रहे हैं। ठीक है, और 40% पार्टिकुलेट मैटर का जो पोल्यूशन है ना, वो भी एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग की वजह से हो रहा है। मटेरियल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन क्या, मेटल वेटल निकालते हैं ना, उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की बात की जा रही है। पार्टिकुलेट मैटर में क्या हो गया, हम आपने सुना होगा पार्टिकुलेट मैटर 10 PM10 PM2.5, और ये बहुत खतरनाक होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी और लैंड यूज की बात की जाए तो एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग की वजह से ना 90% बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है और पानी का स्ट्रेस देखा गया है।
ठीक है, और 1/3 ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी कर रहा है एक्सट्रैक्शन। फिर फॉसिल फ्यूल और मिनरल के फॉर्म में देखें तो एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग फॉसिल फ्यूल और मेटल की या नॉन मेटेलिक मिनरल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसमें किस किस को करते हैं, जैसे सैंड बालू का जो एक्सट्रैक्शन होता है हमारे बिहार में, गया वया में बहुत होता है, ग्रेवल और क्ले का, इससे 35% ग्लोबल एमिशंस देखी गई है। तो ये रिपोर्ट क्या बोलता है, एक बड़ा सा बोल्ड पॉली, कोई भी रिपोर्ट आएगा तो ऑफकोर्स उसका कुछ रीजन होगा, कुछ सोल्यूशन लेकर आएगा। तो इस रिपोर्ट ने क्या बोला, एक बोल्ड पॉलिसी एक्शन की जरूरत है ताकि सस्टेनेबल रिसोर्स कंजम्पशन हो सके। और मैंने ऊपर ही समझा दिया आपको क्या होता है सस्टेनेबल रिसोर्स कंजम्पशन। नेक्स्ट देखते हैं कैवम क्लाउड। कैवम क्लाउड जो है ना, रिसेंटली नासा क्या है, तो यूएस की स्पेस एजेंसी है, यूएस की नेशनल स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने ना कैवम क्लाउड की फोटो ली। अब कैवम क्लाउड की फोटो ली तो कैवम क्लाउड के एक आध और नाम होते हैं, एग्जाम में हो सकता है कैवम क्लाउड की जगह होल पंच क्लाउड आ जाए या फॉल स्ट्रीक क्लाउड आ जाए, सब एक ही चीज है। ये क्लाउड होती बनती कब है, तो पहले तो ये बनती कब है, उससे पहले मैं आपको इसकी फोटो दिखा देती हूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, चलो दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये है कैवम क्लाउड। आपको दिख रहा है किस तरह से एक बीच में होल जैसा है, या फिर ऐसा लग रहा है किसी ने पंच कर दिया, बीच में गायब है ये बादल, इसी को बोलते हैं कैवम क्लाउड। तो कैवम क्लाउड में क्या चीज बोली गई, बनता कैसे है, पहले तो उसको देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है। यूजुअली क्लाउड जो होती है ना, वो सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट होती हैं। इसमें अचानक से अगर आइस के क्रिस्टल फॉर्म हो जाए, एक क्लाउड है, सुपर कूल्ड वाटर है इसके अंदर, सुपर कूल्ड आप समझ रहे ना, बहुत ठंडा, इसमें आइस क्रिस्टल्स बन गई ना, और ये बनती कब है, तो जब एरोप्लेन यहाँ से बीच से जाता है, मान लो कोई क्लाउड है उसके बीच में से कोई एरोप्लेन जाता है ना, मोस्टली तभी बनता है आपका कैवम क्लाउड। अब क्या होता है, एरोप्लेन पास करता है अल्टो क्यूमुलस क्लाउड के थ्रू, यानी अल्टो क्यूमुलस क्लाउड यहाँ से क्यों समझना है, ये मिड लेवल की क्लाउड है। क्लाउड्स के ना लेवल होते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये अल्टो क्यूमुलस कहाँ दिख रहा है आपको, मिडिल लेवल की क्लाउड है। तो ये अल्टो क्यूमुलस इज अ मिडिल लेवल क्लाउड, यहीं से जब अगर एरोप्लेन जाता है ना, तो यहाँ आइस क्रिस्टल्स बन जाती हैं, और अचानक से क्या होता है, आइस क्रिस्टल बन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब ये जो वाटर ड्रॉपलेट है फ्रीज कर जाती है फटाक से, और इतनी हैवी हो जाती है। अब सोचो ना, इतना बड़ा आइस का जो क्रिस्टल होगा तो हैवी हो जाएगा ना, तो वो इतना हैवी हो जाएगा कि गिर जाएगा बीच से, और गिरने की वजह से वही होल बन जाएगा जो हम देख रहे हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज पता होनी चाहिए, जो एरोप्लेन है ना, वो एक सर्टेन एंगल से जब जाएगा ना, तभी वहां पे वो एक क्लाउड का पंच, मतलब होल या पंच जो भी है वो बन पाएगा। तो यहाँ से हमारे समझना था बनता कैसे, हम तो समझ गए। यहाँ पे तीन चीजें हमने देख ली कि एक तो अल्टो क्यूमुलस क्लाउड, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से, और तीसरा एंगल पे जाता है तब। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है अल्टो क्यूमुलस क्लाउड, मैंने आपको बता दिया कि ये जो होती है ना, साथ में रहती है और मिडिल लेयर में रहती है, पिक्चर भी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। एक और टर्म है मैकरल स्काई, ये बड़ा कॉमन है अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स के लिए, कई जगह ना इसको मैकरल स्काई भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मैकरल क्या, एक मछली है, ठीक है, ये भी कल को एग्जाम में हो सकता है आ जाए मैकरल, आपको पता होना, मैकरल एक मछली होती है, तो मैकरल मछली है तो उसके स्केल्स होंगे, तो बिल्कुल स्केल्स के पैटर्न जैसा होता है ना, इसलिए मैकरल स्काई बोल देते हैं अल्टो क्यूमुलस क्लाउड को। और दूसरी चीज आपको एडियाबैटिक एक्सपेंशन दिखा भी, तो ये क्या है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये ना केमिस्ट्री का पार्ट है, तो आपकी केमिस्ट्री भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है ना, कि जब कोई हीट का इंटरेक्शन ना हो, कोई भी हीट का इंटरेक्शन ना हो, और कोई चीज एक्सपैंड कर जाए, माने फैल जाए, तो वो क्या करती है ना, सराउंडिंग में वर्क डन होता है बिना किस चीज के एक्सपेंस पे, तो इंटरनल एनर्जी, माने इंटरनल एनर्जी को लेकर के जब वर्क डन होता है और कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होता, तो उसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। यहाँ आपको एक ही चीज याद रखना है, नो हीट इंटरेक्शन। ओके, तो ये हमने कैवम क्लाउड देख लिया। अब देखेंगे हम एक चीज जिसका नाम है एफएनआरसी निकोटीन सी माउंट। नाम में क्या दिख रहा है आपको, सी माउंट। इससे आपको क्या देखना है, एक ना इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जो कि कहाँ पे होती है, जमाइका में, वहां पे इंडिया ने अप्लाई किया है राइट्स के लिए। किस चीज की राइट्स के लिए, तो वो क्या करता है, एक्सप्लोर करना चाहता है दो रीजन्स को इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, इंडियन ओशन के सी बेड में, सी बेड के पास दो रीजन एक्सप्लोर करना चाहता है जो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में भी नहीं है। और वहां पे हम क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे एक कोबाल्ट रिच क्रस्ट है, कहाँ पे, इंडियन ओशन में। उस कोबाल्ट रिच क्रस्ट का क्या नाम है, तो उसका नाम है एफएनआरसी निकोटीन सी माउंट, तो एएन सी माउंट भी बोलेंगे, और इंडिया इसको करना चाह रहा है। अब ये एएन सी माउंट है कहाँ, ये आपका सेंट्रल इंडियन बेसिन पे है, ठीक है, और ये 3000 किलोमीटर दूर है हमारे इंडिया के कोस्ट से।
ओके और ये खुद में सी माउंट कितना बड़ा है, तो 400 किलोमीटर लंबा है, 150 किलोमीटर वाइड है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं पहले ही बता दूं, आपको बस ये याद रखना है कहाँ, सेंट्रल इंडियन बेसिन में। कितना दूर है इंडिया से, तो 3000 किलोमीटर के कुछ अराउंड दूर है और 4800 के ओशनिक डेप्थ पे है। ये क्यों इंपॉर्टेंट ये एन सी माउंट, क्योंकि बड़ा रिच है, यहाँ पे आपको कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और कॉपर के डिपॉजिट मिल जाएंगे। और ये जो भी मिनरल्स आपको दिख रहे हैं ना, मेटल्स, कोबाल्ट वगैरह दिख रहे हैं, ये बड़े ज्यादा ना बहुत रिच होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए ना एक एक्सप्लोरर को, मान लो कोई एक्सप्लोरर है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, तो उसको ना अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस बोलते हैं। कहाँ पे, तो इस्बा क्या है, तो हमने ऊपर देखा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो कि जमाइका में है। ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको किसके अंदर स्थापित किया गया है, तो यूएन क्लॉस। आप सबने यूएन क्लॉस का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। आप लोगों ने ध्यान से ये चीज पढ़ी होगी ना कि यूएन क्लॉज क्या है, ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। इसका काम क्या है ना, जो भी मरीन नेचुरल रिसोर्सेज है ना, मरीन नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह की जो मैनेजमेंट है, जो भी उससे रिलेटेड चीजें, उन सब के ऊपर गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करना या अग्रीमेंट वगैरह यूएन क्लॉज ही कराता है। आप लोगों ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह टर्म सुना होगा ना, ये यूएन क्लॉज के अंदर ही स्थापित हुआ था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह कौन सी होगी कंट्री की। ये चलो मैं इसकी एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सी माउंट है, देख रहे हो, सी के बीच में एक जो माउंटेन होता है, ये पूरा सी है, इसके बीच में जो माउंटेन, इसको सी माउंट बोलते हैं। यहाँ पे आपके मैरिटाइम जोन में आपको दिख रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सी, कंटिगुअस जोन, ये सारे, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ से डिसाइड होता है, तो यूएन क्लॉज के अंदर ही डिसाइड होता है। चले, अब हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ हम लोग यूएन क्लॉज देख रहे, तो आपको समझ आ गया कि इस्बा में जाकर के लेना पड़ेगा, और इस्बा यूएन क्लॉज के अंदर बना है, कहाँ पे, जमाइका में। नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सी माउंट। तो अभी सी माउंट के क्या सिग्निफिकेंस है, पहला चीज तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, कोबाल्ट, निकेल जैसी चीजों के। उसके अलावा इंफॉर्मेशन देता है मेंटल के कॉम्पोजिशन के बारे में। मेंटल कहाँ से रिलेटेड है, तो आपको पता है ना, अर्थ है, अर्थ के भी लेयर्स होते हैं, तो सबसे अंदर में कोर होता है, अगर ये अर्थ है, अंदर में कोर होगा, बाहर में क्रस्ट होगा, और फिर इधर आपको मेंटल दिखेगा बीच। यही मेंटल जो है ना, वो टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे इवॉल्व होती है ना, ये बताता है। टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी, जो अर्थक्वेक वगैरह आता है, हमारे बहुत सारे प्लेट्स आपस में मिली हुई हैं अर्थ में, तभी बना, उसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और यही जब आपस में ब्रश पास्ट हो जाती है ना टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वही आपको अर्थक्वेक वगैरह दिखता है। तो ऐसे थोड़ी ज्योग्राफी भी देख ली हमने। तो ये जो है ना सी माउंट्स का सिग्निफिकेंस यही है कि इन्फ्लुएंस करते हैं हीट और कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और वाटर सर्कुलेशन को भी करते हैं। ओके, तो बहुत बड़ा रोल प्ले हो गया। उसके अलावा क्या आपको याद रखना है कि ये जो है ना, लोकलाइज सी अपवेलिंग, लोकलाइज अपवेलिंग भी कॉज करा सकते हैं। अपवेलिंग का क्या मतलब होता है ना, एक जो समुद्र होता है ना, उसके अंदर वाले पार्ट में थोड़े न्यूट्रिशियस वाटर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अंदर साइड में। ये जब ऊपर आ जाता है ना, उसी को अपवेलिंग कहा जाता है। और ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर जब ऊपर आता है ना सरफेस पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां के ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे फिश वगैरह हो गई उनके लिए। तो अपवेलिंग कराने में भी बड़ा रोल है इसका, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्लू लीडर्स के। ब्लू लीडर्स, नाम में ही आपको लीडर दिख रहा है ना, ये एम्बिशियस ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। इनका काम क्या है, तो अगर ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो तो कोई रोल होगा। ये किस चीज की बात करते हैं, अर्जेंट एक्शन टू सेव ग्लोबल ओशन, ओशन को बचाने की बात करते हैं, इसीलिए ब्लू नाम है इनके नाम में। जब भी ब्लू कहीं पे लगा रहे ना, वाटर से इसका रिलेशन होता है। तो ब्लू लीडर्स जो है ना, वो किस चीज से बचाते हैं, तो वो बचाने की बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस, ओवर फिशिंग, पोल्यूशन, जो भी थ्रेट आपको समुद्र से जुड़े हो सकते हैं ना, उनको बचाने की बात करते हैं। ये ब्लू लीडर्स का दो मेजर रोल है, ठीक है। पहला रोल तो ये है कि ये चाहते हैं कि एक नया इंटरनेशनल टारगेट बने, जिससे हम लोग 30% ग्लोबल ओशन को प्रोटेक्ट कर सके। कब तक, 2030 तक। तो ये दोनों टाइमलाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30% बचाना है 2030 तक, और फुली प्रोटेक्ट करना है किसको, मरीन एरियाज को। और ये लोग क्या चाहते हैं ना, एक नया हाई सी ट्रीटी बने, और ये ट्रीटी जो है वो फुल्ली और हाईली प्रोटेक्ट करे मरीन एरियाज को। मरीन एरियाज को प्रोटेक्ट करेगा एक ना हाई सी ट्रीटी ऑलरेडी बना हुआ। ये जो हाई सी ट्रीटी है ना, जो नए वाले, पहले जो यूएन की एक हाई सी ट्रीटी बनी हुई है, उसको क्या कहते हैं ना, उसका एक और नाम है, ये हो सकता है कल को एग्जाम में आ जाए, BBNJ,
मतलब बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन पे एक अग्रीमेंट है जिसको हाई सी ट्रीटी बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर ग्लोबल ओशन ट्रीटी भी बोल रहे हैं। ये अग्रीमेंट किसके अंदर बना है? तो ये अग्रीमेंट यूएन क्लॉज के अंदर ही है, अंडर यूएन क्लॉज। अभी हम यूएन क्लॉज भी देख करके आए हैं। तो ये हाई सी ट्रीटी जो है ये लीगली बाइंडिंग है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग का क्या मतलब होता है ना, मानना ही पड़ेगा जो भी इसकी पार्टीज है ना, कोई भी ट्रीटी के अगर कोई पार्टी है, पार्टी का मतलब उसका मेंबर मान लो सिंपल भाषा में, तो यूएन हाई सी ट्रीटी का जो भी मेंबर होगा ना इस ट्रीटी का, उसको ना मानना ही पड़ेगा, लीगली मानना पड़ेगा। नाम से ही काफी क्लियर हो रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि नया हाई सी ट्रीटी बन जाए जिसमें ना एकदम पूरी तरह से फुल्ली जो और हाईली प्रोटेक्टेड मरीन एरियाज बनाई जाए ताकि ह्यूमन एक्टिविटी से बचाया जा सके मरीन एरिया को। अब आपको क्या याद रखना है, इनका एक पहले भी इवेंट हो चुका है, ये ब्लू लीडर्स जो है ना, इनका पहला इवेंट हो चुका है, न्यूयॉर्क में हुआ था 2019 के टाइम पर। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ से लेकर के जानी है इस ब्लू लीडर से, कि ब्लू लीडर में कितने कंट्रीज है? 24 कंट्री है। अब 24 कंट्री याद करने मत बैठना, इसमें ये देखना कि इंडिया है कि नहीं। इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग एनवायरमेंट को। तो यहाँ इंडिया मेंबर नहीं है। अब इसी पे क्वेश्चन पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें इंडिया नहीं, इंडिया भी डाल देगा। अब आप सोचोगे हाँ हाँ इंडिया तो हो सकता है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा। तो इस तरह से हम याद करते हैं, 24 याद नहीं करने हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग पैरेट फीवर। पैरेट फीवर जैसा नाम दिख रहा है डिजीज का, इसको सिटाकोसिस भी बोलते हैं। एक तो ये चीज याद रखोगे, ठीक है। और सिटाकोसिस याद कैसे रहेगा ना, अगर आपने बायोलॉजी कभी पढ़ी या नहीं भी पढ़ी तो मैं बता देती हूँ। पैरेट जो होते हैं ना उनको साइंटिफिकली जो होते हैं ये सिटाफॉर्मिस होते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये नाम आया है। तो अगर किसी को पता है कि पैरेट्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, सिटाकीफॉर्मिस बोलते हैं इसको, तो आपको याद रहेगा सिटाकोसिस पैरेट से रिलेटेड है। तो अपना थोड़ा सा ध्यान में रखो सिटाकीफॉर्मिस के बारे में। ये पैरेट फीवर जो है ना ये एक बीमारी है जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है जिसका नाम है क्लेमाइडिया सिटाकी। तो एक चीज याद रखनी है, बैक्टीरियल है। जब डिजीज आता है ना कोई भी डिजीज, तो हमें पहले एजेंट देखना होता है, कॉजेटिव एजेंट। तो यहाँ पे बैक्टीरियल है। नाम दूसरी देखनी होती है उस कॉजेटिव एजेंट का नाम, जो कि क्या है, क्लेमाइडिया सिटाकी। अब दूसरी चीज क्या देखेंगे, बहुत सारे किसको अफेक्ट करता है, तो मैमल्स को अफेक्ट करता है। मैमल्स में तो हम भी आते हैं ना, कैट, डॉग, हॉर्स, ये सब मैमल्स होते हैं। तो ये ज्यादातर है ना, मोस्ट ऑफन ये बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं। प्राइमरली किसको, इसका प्राइमरी जो टारगेट है इस बीमारी का, इस बैक्टीरिया का, वो बर्ड्स है। और ह्यूमंस में कैसे हो जाएगा, तो अगर हम लोग किसी ऐसे बर्ड के आसपास चले जाए ना जिसके जो इससे इन्फेक्टेड है सिटाकोसिस से, तो उसके ड्रॉपिंग्स का मतलब होता है जो एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स का, और उसके फेदर के पार्टिकल्स अगर हमारे पास, अगर हमने उसको किसी तरह से किसी वजह से इनहेल ही कर लिया तो सिटाकोसिस हो जाता है। पैरेट सिर्फ पॉसिबल कल्प्रिट नहीं है, दूसरे वाइल्ड पेट बर्ड्स में भी ये हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स ना बाकी बड़े ऑब्वियस से सिम्टम्स है। सिम्टम्स कौन से पढ़ने चाहिए ना, जो थोड़े पिक्यूलियर हो, थोड़े यूनिक हो। जैसे सिटाकोसिस का एक यूनिक कॉम्प्लिकेशन है ना कि इसमें मायोकार्डाइटिस हो जाता है, मायोकार्डाइटिस या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो जाते हैं। मायोकार्डाइटिस के बारे में बात करें तो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से हार्ट वगैरह, तो उसमें आप कार्डियक वर्ड सुनते हो ना, तो मायोकार्डियासिस और मायो आप सुनते हो मसल में। तो अगर आपको मायो पता है, कार्डियक वर्ड पता है, तो इसी से गेस कर सकते हैं क्या है, इन्फ्लेमेशन है किसकी, हार्ट के मसल की, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल। तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप समझ लोगे चीजों को। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम समझेंगे ताकि रटना ना पड़े, कम रटना पड़े, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसा नहीं होगा, नहीं याद करना पड़ेगा, पर कम। अब देखो WHO के ना अलर्ट के हिसाब से इसका जो हेल्थ रिस्क है ह्यूमंस को इस बीमारी का, वो बहुत कम है, लेकिन 0 नहीं है, ये चीज याद रखनी है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। तो इंडिया का फर्स्ट फेज, इंडिया के एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड जिसको 8CI बोल रहे हैं, उसको स्टैब्लिश कहाँ पे किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है, IITM। और रिसेंटली इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है, तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि भोपाल के पास ही है, 50 किलोमीटर के इस पे लगा हुआ है। आपको यहाँ से जानना क्या है कि 8CI का क्या है, क्या ये इनोवेटिव टेस्ट बेड फैसिलिटी है। क्या टेस्ट करेगा, तो मॉनसून के कन्वेंशन का एक्सप्लोरेशन और लैंड एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, यानी कि इसका कुछ क्लाइमेट से रिलेशन है, इतना तो पता चल गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी, ठीक है। तो क्लाइमेट रिसर्च में एडवांसमेंट के लिए लाया गया है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि 8CI के एस्टेब्लिशमेंट से क्या करेंगे, पहली चीज आप याद रखो 8CI कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, इसलिए स्टार मार्केट, ठीक है। दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ये बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी हमें क्या, मॉनसून का कन्वेक्शन, लैंड एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन, या मॉनसून कैसे आता है, क्या चीजें हैं मॉनसून से रिलेटेड, और उसको कैसे पता करेगा ये 8CI, तो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जर्वेशनल सिस्टम से। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है
मॉडर्न, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब वो मॉडर्न। तो मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल सिस्टम्स की मदद से पता किया जाएगा, यानी कि मॉनसून को रीड करने की कोशिश की जा रही है। मॉनसून को आपको पता ही, इंडिया के क्लाइमेट, जो भी हमारा क्लाइमेट है इंडिया का, उसमें मॉनसून का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, इसीलिए इसको सर्च करना जरूरी है। उसके अलावा ऑब्जर्वेशनल कैंपेन्स करवाई जाएंगी जिसमें वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स यूज किए जाएंगे। इससे क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है वेदर को प्रिडिक्ट किया जाएगा। कुछ हाइपोथेसिस टेस्ट की जाएंगी और फिजिकल पैरामीटर वगैरह चेक किए जाएंगे। उतना कुछ आपको ध्यान में नहीं रहा, आपको समझ में ये आना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मॉनसून स्टडी की जा रही है, यहाँ प्रिडिक्शन मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग, डेसिमेशन और डेटा सेट्स, यानी यहाँ पे कुछ डेटा सेट्स की मदद से क्या किया जाएगा, मॉडल्स, न्यूमेरिकल मॉडल्स वगैरह यूज करके प्रिडिक्ट किया जाएगा कि कहाँ पे स्टॉर्म बन सकता है, कहाँ पे कैसे इवेंट्स हो सकते हैं, यानी पूरा वेदर समझ में आएगा, हमें क्लाइमेट समझ में आएगा। और ये जरूरी है, क्यों, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, कोई किसी तरह का कोई साइक्लोन वाइक्लोन तो नहीं बन रहा है, वो सब समझने के लिए। और ये जो भी डेटा होगी ना, ये जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो शेयर किया जाएगा रिसर्च के लिए नेशनल, इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी को। और फिर क्या किया जाएगा, ये जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का पार्ट होगा डेटा पॉलिसी का, और ये साइंटिफिक कम्युनिटी के पास जाएगी और वो लोग सब मिलकर रिसर्च करेंगे। तो ये चीज रिलेटेड थी आरसीआई से। नेक्स्ट है ब्लू सी ड्रैगन एंड ब्लू बटन। तो एग्जाम में एज इट इज पूछ सकता है कि क्या है ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू बटन। तो ये दो वेनमस माने कि पॉइजनस मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये आपको कहाँ मिले, तो चेन्नई के शोर लाइन में एकदम डीप सी में मिले, ठीक है। और ये बहुत रेयर चीज है, रेयर स्पॉटिंग थी। दूसरा चीज क्या देखना आपको, ये ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू बटन है क्या। तो पहली बात ब्लू सी ड्रैगन की बात करते हैं। ये एक ब्लू सी स्लग है। क्या है, सी स्लग है या फिर सी ड्रैगन है, अंडर वाटर रहता है, ठीक है। इसके पास कैमोफ्लाज करने की एबिलिटी है। कैमोफ्लाज का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना रंग रूप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल ले और एकदम उसमें छिप जाए, उसको बोलते हैं कैमोफ्लाज। ये तरीका ये यूज करते हैं प्रीडेटर से बचने के लिए या फिर खुद हंट करने के लिए, तो उसको कैमोफ्लाज बोलते हैं। तो ये एबिलिटी है, ये आपको समझ में आ गया, डीप ओशन में पाया जाता है। ब्लू सी ड्रैगन है ना, हमेशा ग्रुप में जाते हैं, इसलिए कई बार इनको ब्लू फ्लीट भी कहा जाता है, क्योंकि फ्लीट का मतलब ही ग्रुप होता है। ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हुआ ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है। साइंटिफिक नेम भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ग्लोकस एटलांटिकस है। तो चलो अब इसकी पिक्चर दिखा देते हैं, तभी तो इंटरेस्टिंग हो पाएगा ये सेशन। सिर्फ रीड करने से समझ नहीं आएगा, जब देखते हैं ना तो विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है। तो चलिए विजुअल मेमोरी क्रिएट करवाती हूँ आपके। ये देखिए, हाँ, उससे पहले अभी हम हाई सीज की बात कर रहे थे ना, ये देखो हाई सी टीटी, यही हाई सी है। ये एरिया बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लो, एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये है आपका ब्लू सी ड्रैगन, देख रहे हो, सी स्लग भी इसको बोलते हैं। कितना सुंदर है ये। तो ये कैमोफ्लेज भी कर सकता है, ग्रुप में जाता है। देखिए, आपको अच्छे से इसकी पिक्चर देखकर ना समझ में आ जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर, इजंट इट। अब हम लोग बात करते हैं ब्लू बटन की। तो ब्लू बटन क्या है, बटन लाइक इसका शेप है। ये भी एक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ब्लू बटन देखने में लगेगा कि एक ऑर्गेनिज्म है, पर ये कॉलोनी है जिसमें छोटे छोटे प्रीडेटर्स है जिनको हाइड्रोइड्स कहते हैं। देखो, आपने जेलीफिश अगर पढ़ा है या फिर आपने बायोलॉजी अच्छे से की होगी, आपने देखा होगा जब एनसीईआरटी वाली सीरीज है, आपने जो भी अपने से खुद भी पढ़ा होगा, तो जब जेलीफिश वगैरह पढ़ते हैं ना, ये सारे ना सिलेंट्रेटा में आते हैं, एनिमल किंगडम के ही पार्ट होते हैं। तो ये जेलीफिश वगैरह कॉलोनीज में रहती है जिनको हाइड्रोइड्स, ये सारा वर्ड यूज करते हैं। तो जो ये कॉलोनी होती है ना हाइड्रोइड की, वही है ब्लू बटन, ठीक है। इसलिए इसको जेलीफिश से लोग कंफ्यूज भी करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पोरपीटा पोरपीटा। चलो इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है पोरपीटा, ठीक है। ये दिखने में सिंगल ऑर्गेनिज्म लग रहा होगा, बहुत सारी कॉलोनीज हैं इसमें, ठीक है। हाइड्रोइड कॉलोनीज है। देखो ये बटन जैसा है, पोरपीटा पोरपीटा साइंटिफिक नेम है। चलिए अब देखते हैं COP28। COP28 क्या है, तो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट होने वाला है ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 UNCCC। हमने सुना है UNCC के बारे में। और ये जो COP होता है ना, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है UNCCC की। और UNCCC आपको नाम से पता चला, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीजों की बात होती है इस कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट होने वाला है जिसमें 197 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और ये ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड चीजों पे डिस्कशन होगी। तो हाइलाइट्स क्या था COP28 का, पहले ये देख लेते हैं। पर हाईलाइट देखने से पहले एक बार बता दूं आपको, COP28 हुआ कहाँ था। आप सबने देखा होगा, बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेटेड इवेंट होता है ये। तो 28वां सेशन था ये COP का, COP28। और ये हुआ था आपका एक्सपो सिटी में, दुबई में। एक्सपो सिटी बहुत ज्यादा प्रिसाइज जा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ आपको, दुबई में। दुबई क्या, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स,
ठीक है, चलो तो अब कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं कॉप 28 के। तो पहला हाईलाइट ये है कि बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर द फॉसिल फ्यूल एरा देखा गया यहाँ पे, क्यों कॉप 28 एक एग्रीमेंट के साथ क्लोज हुआ। जब भी कोई इस तरह का कॉप वगैरह कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो एक एग्रीमेंट होता है एंड में। तो ये एग्रीमेंट क्या बताया, ये बात किया बिगिनिंग ऑफ द एंड की, पहले बस ये चीज याद रखो। नेक्स्ट है न्यू फंडिंग की बात की गई, जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज फंडिंग। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत चांसेस है। तो लॉस एंड डैमेज फंडिंग लेकर के आएंगे, जो कि एक हिस्टोरिकल अग्रीमेंट था, ठीक है। और ये जो अग्रीमेंट था वो ऑपरेशनलाइजेशन की बात करता है, फंडिंग की, लॉस एंड डैमेज की। ये एक नया डेडिकेटेड फंड होगा यूएनएफसीसी के अंदर, जो कि पहली बार ऐसा कोई डिसीजन लिया गया इस फंड को लेकर के। दूसरी चीज में अगर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दो जो आपको पता होनी चाहिए, ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है ना, एलएनडी लिख देती हूँ, ये एलएनडी फंड जो है ना सबसे पहले कॉप 27 में देखा गया था, ठीक है। कॉप 27 में इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी, जो कि कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। और कॉप 28 में ये पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो गया। नाम आपसे आपको पता चल रहा है, फंड है यानी कुछ पैसे होंगे, ये एड्रेस करेगा लॉस को, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से हुई है ना, उसके लिए फंड आया है। ओके, दूसरी चीज क्या है ना, एलडीएफ को कौन मैनेज करेगा, इस पे भी मुझे लगता है क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें WHO जो है ना, WHO सो सॉरी, WHO बोलिए, वर्ल्ड बैंक जो है ना, इसके इंटरिम ट्रस्टी की तरह काम करेगा। अब WHO का कहाँ से रोल आ जाए इसमें वर्ल्ड बैंक सर्व करेगा इंटरिम ट्रस्टी की तरह, लिख देती हूँ आपके लिए, इंटरिम ट्रस्टी की तरह। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आए कि कौन इसकी इंटरिम ट्रस्टी की तरह बात करेगा, काम करेगा। एलडीएफ जो है ना, उसकी गवर्निंग बॉडी भी होगी, जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि टाइमली पैसे दिए जा सके। और ये गवर्निंग बोर्ड जो है ना, वो करेंटली डेवलपिंग मैकेनिज्म है, जिसमें फैसिलिटेट किया जाएगा कि किसको कितना फंड देना, कैसे रीइंबर्समेंट करनी, ये सब। तो ये थोड़ा सा आप अपने ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब हम क्या देखेंगे, दूसरी चीज, एलडीएफ के बारे में बात करनी जरूरी थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया मैंने इसमें। दूसरा है इनहांसिंग ग्लोबल एफर्ट टू स्ट्रेंथन रेजिलियंस। एक ग्लोबल गोल ऑन एडेप्शन भी यहाँ पे इस कॉप में लाया गया था, GGA। इस एडेप्शन और इसके फ्रेमवर्क की बात की गई, ताकि रेजिलियंट रह सके हम लोग ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को लेकर। रेजिलियंट का क्या मतलब होता है कि हम लोग रेडी रहे झेलने के लिए, समझे। अब है लिंकिंग क्लाइमेट एक्शन विद नेचर कंजर्वेशन। तो कॉप 28 ने क्या किया, लिंक करने की कोशिश की है एफर्ट्स को, जिसमें क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस के एफर्ट्स को जोड़ा जा सके। क्योंकि आपको ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस करके आपको पता चल गया है क्या, तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन तीनों मिल करके क्राइसिस करे। तो इन सबको लिंक करने की बात की गई कॉप 28 में। और गवर्नमेंट को बोला गया कि वो अपने इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और कार्बन सोर्सेज जो है, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह, उसको अच्छे से डेवलप करें और नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान लेकर के आए, जिसको वो लोग क्या बोल रहे हैं, NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये NDC टर्म भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये NDC अगर एग्जाम में पूछ दिया किससे रिलेटेड है, तो आपके इन्वायरमेंटल गोल से रिलेटेड है। ये गोल्स लाने की बात की गई है अर्ली 2025 तक, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस से बचा सके। उसके अलावा प्रैक्टिकल क्लाइमेट सॉल्यूशंस लाने की बात की गई है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। का क्या मतलब हुआ, ये क्या चाह रहे हैं सीईओ, एक ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन स्पेस की बात की गई है कॉप 28 में, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी सब साथ साथ आएंगे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देंगे, जिससे हम लोग क्लाइमेट चेंज को ठीक कर सकें। अब देखो, एक हाई लेवल चैंपियंस की बात की गई है माराकीश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के अंदर, जो क्या करेगा, लॉन्च देयर इंप्लीमेंटेशन रोड मैप 2030 के क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन को। तो यहाँ पे बस इतना याद रखो कि हाई लेवल चैंपियंस किसके अंदर है, तो मैराकेश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, जो कि 2030 तक के लिए कोई रोड मैप लेके आए हैं क्लाइमेट सॉल्यूशन का। बस इतना ही ध्यान में रखना है, क्यों हम अपनी एफर्ट्स को डुप्लीकेट करें और कोई रिजल्ट भी ना आए। और उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि हमारे ग्लोबल एमिशंस है ना, उनको हाफ करने की बात की गई है और एड्रेस करने की बात की गई है एडेप्शन गैप। अब एडेप्टेशन गैप आगे एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं बताऊंगी। अब बारी आती है GRAP का फुल फॉर्म तो जान लो पहले, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो एक कमीशन है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो इंप्लीमेंट कर रही है GRAP अक्टूबर में इमरजेंसी मीटिंग के बाद। GRAP है क्या, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक्शन प्लान है। GRAP तब लाया जाता है ना, ये दिल्ली और NCR वाले रीजन में लाया जाता है
एज एन इमरजेंसी मेजर, जब क्या होता है ना, एयर की क्वालिटी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देती है। सर्टेन थ्रेशोल्ड का मतलब कि इससे ज्यादा एयर तो मतलब जीने लायक ही नहीं है। तब क्या होता है, ये जो है गाइडलाइंस लेकर आते हैं। जीआरएपी की थोड़ी एक हिस्ट्री भी मैं आपको बता देती हूँ अपनी तरफ से। जीआरएपी कब अप्रूव हुआ था ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अप्रूव किया था इसको एज एन इमरजेंसी मेजर। सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर है, जीआरएपी लिख देती हूँ मैं, सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, इमरजेंसी मेजर्स। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया था। एक केस थी जिसका नाम आप सबने सुना होगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई नो ये पॉलिटी का पार्ट है, बट एट द सेम टाइम ये पॉलिटी सॉरी इन्वायरमेंट का भी पार्ट है। तो थोड़ा हम दोनों को कोरिलेट करके चलेंगे, दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये देखिए आपका हो गया जीआरएपी 2016 वाला, 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव होता है। तो जीआरएपी के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन तब आता है ना जब एयर क्वालिटी लेवल पुअर पहुंच जाती है, उसी थ्रेशोल्ड की मैं बात कर रही थी। जीआरएपी में 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज है पुअर, दूसरा स्टेज है वेरी पुअर, तीसरा है सीवियर और चौथा है सीवियर प्लस। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे जल इतिहास उत्सव। जल इतिहास उत्सव की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट। अब इस तरह का कोई उत्सव होता है ना तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मिनिस्ट्री तो बहुत आसान है गेस करना। ये शमशी तालाब, जो कि कहाँ पे है, मेहरौली दिल्ली में, वहां पे एक जहाज महल है, वहां पे शमशी तालाब में हुआ है। कब, 1 दिसंबर 2023 को। ये किस चीज के लिए किया गया, जल इतिहास, नाम में देखो इतिहास उत्सव, यानी कि यहाँ पे कुछ हिस्ट्री से रिलेशन है। पब्लिक की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए वाटर हेरिटेज साइट्स, यानी ऐसी साइट जहाँ पे वाटर है और वो हमारे लिए हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, इसलिए हेरिटेज। तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए, लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस लाने के लिए और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप लाने के लिए कि हाँ ये हमारा है, तभी हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे ना जब सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी। अब ये जो इवेंट है ना वो कल्मिनेशन था किसका, तो वाटर हेरिटेज फोर्टनाइट का। ये वाटर हेरिटेज फोर्टनाइट सेलिब्रेट हुआ था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नवंबर 15 से लेकर के 30 नवंबर तक, 2023 तक, मतलब ये 15 नवंबर से 30 नवंबर तक चला। और ये 75 नेचुरल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, वहां पे ये सारी जो है वो वाटर हेरिटेज फोर्टनाइट हुई 75 नेचुरल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स पे। ये जो है ना इसका सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है। ये क्या मार्क करता है, ये जो हम लोग वाटर हेरिटेज फोर्टनाइट करते हैं, ये क्या मार्क किया, ये मार्क किया कि सक्सेसफुली कंप्लीट होता है जल शक्ति अभियान कैच द रेन नेशन वाइड कैंपेन। तो यानी एक कोई कैच द रेन करके कैंपेन था, उसका ये सक्सेसफुल कंप्लीशन बताया। और पर्पस क्या था इस इवेंट का, तो ऑफकोर्स वाटर बॉडीज की सेंट्रलिटी को बताना कि हमारी कम्युनिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है डबल हम्प्ड कैमल की। डबल हम्प्ड कैमल जो है ना उनको क्या बोलते हैं, बैक्ट्रियन कैमल भी बोलते हैं। ये आपको लद्दाख में मिलता है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखो, डेजर्ट सिर्फ आप सहारा और थार ही नहीं होता, कोल्ड डेजर्ट भी होता है। डेजर्ट वो एरिया को कहते हैं ना जहाँ पे पानी, बारिश की प्रेसिपिटेशन बहुत लो होता है। अब देखो ये जो डबल हम्प्ड कैमल है ना, ये डोमेस्टिकेटेड फॉर्म में आपको मिलते हैं। इसको बैक्ट्रियन कैमल्स भी बोलते हैं। और नाम, अब इसकी मैं थोड़ी पिक्चर दिखा देती हूँ आप, ये देखिए, ये है आपका बैक्ट्रियन कैमल। इसके 2 हम्प दिख रहे हैं ना, 2, इसीलिए इसको डबल हम्प्ड कैमल बोलते हैं। ये डबल हम्प्ड कैमल आपको कहाँ मिलेगा, तो नुब्रा वैली जो है ना हमारे, वहां पे आपको दिखेगा और लद्दाख में दिखेगा। उसके अलावा ये ना टूरिस्ट लोग में काफी पॉपुलर है। तो हमारी क्या की गई है ना, हमारी इंडियन आर्मी में इनको यूज कर रहे हैं लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह करवाने के लिए। दूसरा आपको याद रखना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख में, किसके लिए, तो खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। यहाँ पे एक ममानी एथनिक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पे, तो पूरी लद्दाख में, जिसको ऑर्गेनाइज किया किसने, हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन। तो आपको एक याद रखना है, ममानी एथनिक फूड फेस्टिवल कहां से रिलेटेड है, लद्दाख से। दूसरा 100% ग्रीन एनर्जी ऑपरेटेड एयरपोर्ट। तो 66 इंडियन एयरपोर्ट जो है ना वो 100% ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। यानी यहाँ पे कुछ भी आपको जो है वो क्लाइमेट इमिशंस नहीं दिखेंगी। इसमें आपके दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के भी हैं लेवल 4+ और हायर एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ, जो इंटरनेशनल काउंसिल है, वेट अ मिनट, हाँ, एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल जो है, उनके एक्रेडिशन से ये लोग कार्बन न्यूट्रल हो गए। कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो कार्बन का ये मतलब होता है जितना कार्बन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उतना ही कार्बन जो है वापस से जो है
रिमूव भी कर रहा है, जितना रिलीज हो रहा है उतना ही रिमूव हो रहा है, तो दोनों बैलेंस कर दे रहे हैं ना, तो वो कार्बन न्यूट्रल हो जाता है। टर्म न्यूट्रल पे ध्यान दो। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये स्टेप्स लिया था, कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो का क्या मतलब हुआ, वही चीज कि जीरो एमिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल टर्म ध्यान रखना है। अब बारी आती है सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया के लिए किसने अप्रूव किया, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक नया फोर्टिफाइड यूरिया कॉम्बिनेशन यूज किया है, जिसका नाम है सल्फर कोटेड यूरिया। फोर्टिफाइड का मतलब जब हम लोग एडिशनली बाहर से कुछ डालते हैं, तो ये जो फोर्टिफाइड यूरिया है सल्फर कोटेड, इनको यूरिया गोल्ड भी कहा जा रहा है। ये अल्टरनेट फर्टिलाइजर की तरह यूज करें। अभी हम लोग क्या फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, यूरिया सबसे ज्यादा यूज होता है, तो ये अल्टरनेट फर्टिलाइजर है। सल्फर कोटेड यूरिया के कुछ जो है ना पिक्यूलर चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इसका स्लो रिलीज ही बहुत अच्छी चीज है इसके लिए, और ये नॉन ऑर्गेनिक है। तो ये जनरली क्या किया जाता है, जब हम लोग कोट करते हैं प्री हीटेड यूरिया को मोल्टेन सल्फर से, तब प्रिपेयर होता है ये यूरिया कोटेड सल्फर जो है ना, वो धीरे धीरे रिलीज करता है नाइट्रोजन का। अब जब धीरे धीरे रिलीज होगा ना नाइट्रोजन का, तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और अपटेक भी बढ़ेगा। और यूरिया गोल्ड में 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर होता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपको एकदम ध्यान से रखनी है कि किस तरह से जो है ये स्लो अपटेक का क्या रिलेशन है। अब देखते हैं वल्चर रेस्टोरेंट। रिसेंटली वल्चर रेस्टोरेंट बना है, कहाँ पे, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। अब कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ये क्या होगा, ये रेस्टोरेंट वैसा वाला रेस्टोरेंट नहीं है क्या वल्चर को खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन होगा वल्चर की स्पीसीज का। ये रेस्टोरेंट किसके लिए, वल्चर के लिए रेस्टोरेंट है। यहाँ पे क्या की जाएंगी ना, आसपास के गौशाला वगैरह से जो कैरकेसेस होंगे, यानी जो मर जाते हैं जो लाशें होंगी, जो डाइक्लोफिनाक फ्री होंगी, क्योंकि जो डाइक्लोफिनाक है ना, ये एक ड्रग होता था जो क्या किया जाता था, गाय वगैरह को दिया जाता था पेन रिलीफ करने के लिए, और ये जो है ना वल्चर्स नहीं ले पाते थे, और इस वजह से 97% वल्चर्स जो है ना, उनका जो है पॉपुलेशन लॉस हो गया हमारे इंडिया से। तो यही जो है ना वल्चर रेस्टोरेंट में डाइक्लोफिनाक फ्री कैरकेसेस दी जाएंगी वल्चर्स को खाने के लिए। एक बेसलाइन सर्वे हुआ था 2022 में, जिसमें बोला गया था कि देखा गया था कि 38 वल्चर जो है कोडरमा में पाए जाते हैं। ये पहला ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है, पहली चीज ये याद रख लें। इससे पहले ना फनसड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी ऐसा 2015 में एक रेस्टोरेंट खुला था। वल्चर्स के बारे में बता दे तो वल्चर्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, डीकम्पोजिशन में बहुत मदद करते हैं, वो बहुत सारी सी बीमारियों से बचाते हैं। ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिखेंगे आपको, और जो भी शेड्यूल 1 में होते हैं ना WPA के, उनको हम लोग हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज को उसमें डालते हैं। और एक व्हाइट बैक्ड और लॉन्ग बिल्ड वेराइटी है वल्चर का, जो कि रेयरेस्ट स्पीसीज है, ठीक है। ये सारे डाले गए हैं इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN के जो IUCN आपको पता है ना क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक अपना रेड डेटा लिस्ट निकालता है। इसके अंदर अलग अलग ना कैटेगरीज में एनिमल को डालता है, तो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं ना, उनकी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। अब देखते हैं हम लोग कृष्ण सागर डैम। कृष्ण सागर डैम की बात कहूँ, यहाँ आपको याद रखना है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑल टर्म पे ध्यान दो। जितनी भी माइनिंग लाइसेंसेज है ना जो स्टोन कोरिंग की है, कृष्ण सागर डैम के 20 किलोमीटर के आसपास मना कर दी है, वहां नहीं होगा ये सारी चीजें। किसके अंदर ये चीज मना की गई है, तो डैम सेफ्टी एक्ट 2021। अब कृष्ण सागर राजा सागर डैम जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो कावेरी नदी जो है ना उसके कॉन्फ्लुएंस पे है ये वाली, और कावेरी नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे हेमावती और लक्ष्मण तीर्था, तो कल को एग्जाम में सीधे एज इट इज दिख जाएगा आपको, लक्ष्मण तीर्था हेमवती किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो कावेरी की। कहाँ पे, तो कर्नाटका में। उनका कॉन्फ्रेंस जहाँ पे उनका संगम होता है ना, वहां पे ये कृष्ण राजा सागर डैम है। ये डैम पानी स्टोर करता है, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए करेगा। तो इस वाले पे जितनी माइनिंग एक्टिविटीज है सबको सस्पेंड कर दिया गया, तो ऑल याद रखना है। अब बारी आती है लेक रेतबा। लेक रेतबा का पहली चीज तो ये देखो, इसको एक और नाम से जानते हैं लैक रोज या फिर पिंक लेक के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो सेनेगल एक सिटी है डकार सेनेगल में, जो कि कहाँ पे, अफ्रीका में है। वहां पे आपको ये लेक दिखेगी, ये एक डिप्रेशन में है। इस लेक को ना पिंक लेक इसलिए बोलते हैं कि उसका पिंक कलर है। ओके, चलो मैं इसकी पिक्चर भी दिखा दे। ये देखिए, ये रहा पिंक लेक, कितना ब्यूटीफुल है, एकदम लिटरली पिंक है ना। तो यही है आपका रेतबा में पिंक लेक। इसमें आपको क्या याद रखना है, पिंक कलर किस वजह से आया, तो एक हेलोफिलिक ग्रीन एल्गी। हेलोफिलिक का क्या मतलब होता है, फिलिक मतलब, हेलोफिलिक टर्म जब आपको इस तरह के एग्जाम में अगर आ जाए ना, तोड़ना सीखो। फिलिक का मतलब लविंग, और हेलो मतलब होता है सेलाइन।
तो सॉल्ट लविंग ग्रीन एल्गी है जिसका नाम क्या है, ड्यूनेला सेलाइना। इसके नाम में भी सेलाइना दिख रहा है, सैलिनिटी वगैरह टर्म यहीं से आया है। तो ड्यूनेलिना सेलाइना जो है, इसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, इसी के वजह से ये पिंक कलर का ये लेक आपको दिखता है। तो करेंटली न्यूज में इसलिए ना क्योंकि इसका एक्सटिंक्शन होने वाला है, इसमें अचानक से नाइट्रेट के लेवल बढ़ गए, तो पोल्यूशन बढ़ गया, तो हो सकता है कि एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए लेक रेतबा का लैक रोज जो है वो लेक न्यूज में है। दूसरा मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। तो देखो आपने ये चीज सुनी होगी बड़ी न्यूज में कि एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मेलेनिस्टिक टाइगर दिखेंगे। तो हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ना अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने क्या बोला है कि अब उड़ीसा में एक सफारी होगी जिसको ब्लैक टाइगर सफारी कहेंगे, जिसमें जो मेलेनिस्टिक टाइगर्स है ना उनका ग्लिम्स दिखाया जाएगा लोगों को, और ये वन ऑफ अ काइंड होगा। दूसरी चीज आप याद रखें, एकदम याद से याद रखें, जब ओनली लग जाए तो इंपॉर्टेंट होता है। ये मेलेनिस्टिक टाइगर सिर्फ आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दिखेंगे। अब मेलेनिस्टिक टाइगर होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, एक ना जेनेटिक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं मेलानिज्म। मेलानिज्म एक जेनेटिक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है ना, इंक्रीज हो जाता है मेलानिन का, इंक्रीज दिखता है किसका, मेलानिन का। मेलानिन क्या है, एक पिगमेंट है जिसके वजह से स्किन में कलर आता है। तो मेलानिन का इंक्रीज होने की वजह से, मेलानिन पिगमेंट के इंक्रीज होने की वजह से मेलानिज्म होता है, और यही मेलानिस्टिक होते हैं एनिमल जिनके अंदर मेलानिज्म हो जाता है। तो टाइगर के अंदर अगर मेलानिज्म हो जाए ना तो वो ब्लैक कलर का दिखने लगता है, उसकी जो स्ट्राइप्स होती है ना वो एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाती है। यही है आपका मेलानिस्टिक टाइगर, जो डार्क और डेंस स्ट्राइप्स होती है, तो उसको कई कई बार ब्लैक टाइगर भी बोल देते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, पिक्चर देखेंगे तो दिमाग में रह जाए। ये देखिए, ये रहा, दिख रहा है किस तरह से ब्लैक है, टोटली ब्लैक नहीं है, पर इसके स्ट्राइप्स इतने ज्यादा इसमें पिगमेंट आ गया है कि दूर से ब्लैक दिखता है, तो इसलिए इसको ब्लैक टाइगर भी बोल देते हैं। और ये आपका वल्चर है, जो हम लोग वल्चर की बात करते हैं रेस्टोरेंट की, तो आप वल्चर को भी देख लीजिए। चलिए अब हम लोग जाते हैं, लेक रेतबा देख लिया, मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी देख ली, मेलानिज्म भी कंडीशन देख लिया आप लोगों ने। मेलानिन पिगमेंट है जो स्किन में हमारे कलर लाता है। फिर सिल्वर लाइन बटरफ्लाई। सिल्वर लाइन बटरफ्लाई के बारे में बात किया जाए तो ये कहाँ आइडेंटिफाई हुआ है, तो एक हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन सा, तो वेस्टर्न घाट वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं, ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज पाई जाती है। और ये जो भी बायोडाइवर्सिटी, हाई लेवल की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है हॉटस्पॉट में, वो थ्रेटेंड होती है मोस्टली। किसके द्वारा थ्रेटेंड होती, तो हम ही नीच ह्यूमंस की वजह से, थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज भी तो हमने ही करा रखी है, ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये चीज जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि वेस्टर्न घाट है, वहां पे आपको एक नई स्पीसी बटरफ्लाई की मिली है। तो मिलना इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। ये एक यूनिक स्पीसी है जिसका साइंटिफिक नेम आप थोड़ा ध्यान में रखोगे, सिगराइटस कॉन्जंक्टा। कॉन्जंक्टा इज रिलेटेड टू कॉन्जॉइंट। तो कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन नाम है इसका। ये सबसे पहले 2008 में दिखा था, बट अभी रिसेंटली TIFR नाम की एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और TIFR बेंगलुरु ने एक कोलैबोरेशन किया एक ट्रस्ट के साथ जिसका नाम है इंडियन फाउंडेशन फॉर बटरफ्लाई ट्रस्ट। इनके साथ मिलकर के इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, और 5 मेल और 4 फीमेल स्पेसिमेन मिले। कहाँ पे मिले, तो ये आपको मिलते हैं कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। अब यहाँ पे पूरा बताया है कि दिखता कैसा है, तो अगर मैं आपको पिक्चर दिखा दूं तो ये आपको रीड ही नहीं करने की जरूरत है, देखकर ही याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सिल्वर लाइन इसलिए ना क्योंकि आपको इसकी बॉडी पे लिटरली सिल्वर लाइन के बैंड्स दिखेंगे। तो इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये है सिल्वर लाइन, दिख रहा है आपको, सिल्वर लाइन, कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन नाम है इसका। और यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक्स दिख रहे होंगे, अंदर साइड में ब्लैक है, और जो चीजें वहां डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी वही ये पिक्चर है। तो पिक्चर देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं ग्रो पोर्टल। ग्रो पोर्टल में तो पहले फुल फॉर्म देखो। ग्रो का फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। वेस्ट लैंड मतलब ऐसा रीजन ना, बंजर जमीन जो पड़ी होती है, और एग्रो फॉरेस्ट्री नाम को जोड़ो, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसका मिक्स होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसको किसने लॉन्च किया, तो लॉन्च जिसने किया ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने। नीति आयोग ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है नीति आयोग का, जिसने रिमोट सेंसिंग और GIS, ये दोनों क्या है, ये टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं। ठीक है, GIS और रिमोट सेंसिंग के द्वारा से एक्सेस किया जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री की सूटेबिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट में। एक तो दूसरी चीज आपको याद रखनी कि हर डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया का है ना उसके लिए देखा गया है। यहाँ पे डेटा सेट्स लाई जाएंगी जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स भी डेवलप
डेवलप होगा, ये रिपोर्ट जो है ना वो स्टेट वाइज एनालाइज करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस करेगा, और क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट में है तो करना ही पड़ेगा। अब नीति आयोग ने ना बताया है कि क्यों जरूरत है एग्रो फॉरेस्ट्री की, तो तीन रीजंस के वजह से। पहली तो क्या होगा ना, हमारा वुड का बड़ा इंपोर्ट होता है, लकड़ियों का और वुड के प्रोडक्ट का भी, तो वो कम हो सके, क्योंकि अगर हम काटेंगे तभी तो इंपोर्ट होगा। दूसरा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जरूरत है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, क्या है ये, प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग CO2। अभी CO2 का इतना ज्यादा लेवल बढ़ा है तभी तो क्लाइमेट चेंज आ गया। तो अगर हम लोग किसी तरह से कैप्चर करके स्टोर कर ले CO2 को एटमॉस्फेयर से, तो क्या होगा कि इसका नंबर कम जिसका जो अमाउंट है वो गिर जाएगा एटमॉस्फेयर से, और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग घट सकेगी। तो इसी को बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये एक बेसिकली प्रोसेस है, इसमें बहुत तरीके यूज करते हैं। बायोलॉजिकल होता है, जियोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल में प्लांट वगैरह में CO2 स्टोर करवा दिया जाता है। जियोलॉजिकल में क्या होता है कि बड़े बड़े से जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बनाए जाते हैं। पेड़ वेड़ लगाना इज द बेस्ट एग्जांपल। बेस्ट एग्जांपल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, प्लांटिंग ट्रीज। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो फैलो लैंड है ना, जो बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसको देखा जाएगा कि क्या वो वेस्ट लैंड जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के फॉर्म में डेवलप हो सकता है कि नहीं। ठीक है। और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसमें क्या करते हैं ना, ट्रीज और श्रब्स को इंटीग्रेट कर देते हैं फार्मिंग सिस्टम में, इसलिए इसका नाम एग्रो फॉरेस्ट्री है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। इस वाले टॉपिक में आपको बस ये याद रखना कि हमारे इंडिया में ना एक जीरो कैजुअलिटी अप्रोच लाया गया है डिजास्टर से बचने के लिए। रेजिलियंस मतलब हमें सहने की ताकत। तो जीरो कैजुअलिटी अप्रोच का क्या मतलब है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आए तो लोग ना मरे, ठीक है, उसी को बोलते हैं कैजुअलिटी। ये जो है मिशन जीरो कैजुअलिटी के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी ये जानना जरूरी है। पहली चीज, अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात ली जाएगी। कभी भी किसी तरह का कोई डिजास्टर आने वाला हो, मान लो कोई साइक्लोन या फ्लड, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हेल्प करेगा पोटेंशियल रिस्क बताने का। दूसरा, एक्टिव प्रिवेंशन। एक्टिव प्रिवेंशन, इसमें आपको ये प्लान ही जानना जरूरी है। एक्टिव प्रिवेंशन का क्या मतलब हुआ, पहले से ऐसे मेजर्स होने चाहिए कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको कैसे या तो रोका जा सके या फिर इसका इंपैक्ट सोसाइटी पे कम किया जा सके। तीसरा, प्रिपेयर्डनेस, किस तरह से हम लोग इंडिविजुअल और एज अ कम्युनिटी रेडी रहेंगे कि अगर कोई डिजास्टर होगा तो उससे कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। और चौथा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसमें क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, असेस किया जाएगा और रिड्यूस किया जाएगा जो रिस्क होगा डिजास्टर का। तो ये बेसिकली कुछ अप्रोच है। तो बस इसमें आपको याद रखना है कि डिजास्टर रिजिलियंट भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन सा अप्रोच, जीरो कैजुअलिटी अप्रोच। नेक्स्ट है 7 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी के बारे में हमने बात किया, वैसे एक FAO है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो FAO और यूएनईपी ने मिल करके ना 7 इनिशिएटिव पूरे वर्ल्ड के अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मेडिटेरेनियन और एशियन रीजन से जो 7 इनिशिएटिव्स को चुना है और उनको नाम दिया है यूएन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। और ये जो है ना रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना और रिवर्स करना डिक्लाइन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये जो कॉन्टिनेंट में अंदर से जो भी इनिशिएटिव्स चुने गए हैं ना, वो इनिशिएटिव्स क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे ये इकोसिस्टम के डिक्लाइन को, और प्रिवेंट भी करेंगे, कई केसेस में रिवर्स भी कर देंगे। तो ये कौन सी 7 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स चुनी गई है, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है और नाम इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और दूसरी ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने लॉन्च किया है, तो यूएनईपी और FAO दोनों ध्यान में रखना है। पहला है फ्रॉम फायर टू फॉरेस्ट। ये फायर टू फॉरेस्ट कहाँ का इनिशिएटिव है, तो ये रेजिलियंस की बात करता है मेडिटेरेनियन कंट्रीज में। मेडिटेरेनियन कंट्रीज कौन है, जैसे लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, टर्की। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन ओशन के पास वाली रीजन है ना, मैप को याद करो, इधर मेडिटेरेनियन ओशन है और इधर आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे आपको लेबनान, मोरक्को, ऊपर आपको इधर से दिख जाएंगे लेबनान और एशिया में, और मोरक्को, ट्यूनीशिया वगैरह जो रीजन है वो आपको दिख जाएगा अफ्रीका में। तो ये फ्रॉम फायर्स टू फॉरेस्ट। दूसरा कौन सा इनिशिएटिव है, तो लिविंग इंदस। लिविंग इंदस कहाँ का है, तो इसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, क्योंकि आपको याद होगा 2022 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्लड आया था। इससे क्या होता है ना, इंदस वैली सिविलाइजेशन के, आप हिस्ट्री से इसको रिकॉल करो, कितने सारे जो जगह है इंदस वैली सिविलाइजेशन की वो पाकिस्तान में है अभी भी। तो वो सिविलाइजेशन को रिस्टोर करने के लिए लिविंग इंदस लेकर के आए थे, क्योंकि इंदस वैली सिविलाइजेशन था। तो दूसरा है क्या है, एशियन अनीदा।
एशियन या असायन जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन आई रियली डोंट नो, सो प्लीज forgive me for that. अशायन अंडीना जो है वो एक ग्लोबल वाटर और क्लाइमेट हॉटस्पॉट को सेव करने का इनिशिएटिव है. इसको पेरुवियन कंजर्वेशन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ECON लेकर के आई. एक तरह का सोशल मूवमेंट है. तो आपको क्या याद रखना है कि किससे रिलेटेड है? तो पेरुवियन कंजर्वेशन, पेरू नाम का कंट्री. पेरू कहाँ पे है? तो पेरू आपको पता है साउथ अमेरिकन कंट्री है. अब बारी करते हैं श्रीलंका मैनग्रोव रिजेनरेटिव इनिशिएटिव. तो नाम में श्रीलंका है, नाम से बहुत क्लियर है कि मैनग्रोव रिजेनरेशन की बात की है. फिर टेराई आर्क लैंडस्केप. टेराई आर्क लैंडस्केप जो है वो रिवाइव करने की बात करता है एशिया के मेगा फौना के बारे में. फौना क्या होता है? एनिमल. फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट किंगडम एंड फौना इज रिलेटेड टू एनिमल किंगडम, या एनिमल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो उसको रिवाइव करने की बात की जाएगी. और फिर 2 और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे रीग्रीनिंग अफ्रीका इनिशिएटिव, वापस से ग्रीन करने की बात है ना, पेड़ वेड़ लगाने की, एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट इन अफ्रीकाज ड्राई लैंड. तो ये 7 ऐसे कुछ रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स थे जिसको यूएन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के अंदर ये 7 इनिशिएटिव्स को लिया गया है. कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे इसमें आपने देखा? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मेडिटेरेनियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं. तो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में रामसर साइट्स इन इंडिया करते हैं. चीजों को आराम से करते हैं, ठीक है. और आज मैंने बहुत अच्छी और इंफॉर्मेटिव चीजें आपको बताई हैं. कोशिश करिए कि आज ही इसको रिवाइज करके पीडीएफ्स के थ्रू जो भी है उसको अभी कंसोलिडेट करके रख दीजिए, ताकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और ये लेंथ मेरे हिसाब से सही रहती है समझने के लिए भी आप लोगों के लिए. तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में. तब तक आप लोग पुराना रिवाइज करके रखिए, एंड वील मीट इन द अनदर interesting session related to environment current affairs. Thank you.